दोस्तों सी इंटर एडवांस अकाउंट्स को 40 डेज़ में रिवाइज़ करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड नहीं लगेगा। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बाइफरगेट किया है। पहले मैंने चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चैप्टर्स को मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दी है PYQs को एनालाइज करने के बाद, और कौन कौन से चैप्टर्स मस्ट टू डू है उसकी भी लिस्ट दे दी है। ठीक है, वीडियो में। फिर उसके बाद मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट भी दी है, जो कि करके ही आपको जाने हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि वीडियो एंड तक देखें। बट बिफोर वी गेट इन टू दैट पार्ट, मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है आप लोगों के लिए कि व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि CA का जो फुल टेस्ट सीरीज़ है, ICI लेवल का टेस्ट सीरीज़, वो आपको सिर्फ ₹1 में मिल सकता है। यस, नाउ इट्स पॉसिबल। ठीक है, मैंने इन कोलैबोरेशन विद CA प्रतीक ठक्कर सर आप लोगों के लिए CA की फुल टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है फॉर CA इंटर एंड फाउंडेशन, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जो भी CA इंटर के फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल करेंगे इस CA टेस्ट सीरीज़ में, उनको एक टेस्ट पेपर अच्छे से एनालाइज करके उसमें आपके मिस्टेक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और इवेल्युएट करके दिया जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ द पेपर्स आप खुद लिख के इवेल्युएट कर सकते हैं। फॉर दी CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो इनरोल करेंगे इस CA टेस्ट सीरीज़ में, उनको उनके 2 पेपर को विच इज़ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स को थरली एनालाइज करके आपकी मिस्टेक्स को बताया जाएगा, और रेस्ट ऑफ द 2 पेपर्स आप खुद से सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट पेपर्स। अगर आपको कोई क्वेरी है इस CA टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो आप फाउंडर ऑफ दिस टेस्ट सीरीज़ जो कि प्रतीक ठक्कर सर है, आप उनसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं आपको नंबर इस वीडियो में इधर शो हो रहा होगा। ठीक है, एंड अगर आपको इनरोल करना है इस टेस्ट सीरीज़ में, जो कि आपको करना ही चाहिए, तो आप पिन्ड कमेंट में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगा, जल्दी से जाइए और आप प्लीज़ इनरोल करके मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। मैं आपको हर एक वीडियो में बार बार कहता रहता हूँ, मेरे स्ट्रीम्स में भी कहता रहता हूँ कि एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर दे के ही जाना चाहिए। सो दिस इज़ द टाइम, प्लीज़ गो एंड राइट द मॉक टेस्ट पेपर। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। देखो, एडवांस अकाउंट्स को हम लोग 2 पार्ट में बाइफरगेट करते हैं, विच इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दी चैप्टर्स। पहले चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब जो चैप्टर्स हैं जो कि मॉड्यूल नंबर 3 में हैं, वो अपना गेम चेंजर है। सिर्फ अगर आपने ना चैप्टर्स ही कर लिए ना, देन यू विल बी एबल टू स्कोर 50 मार्क्स इन दी एडवांस अकाउंटिंग। मतलब लोग दिन भर रोते रहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि कौन कह रहा है इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करो। सिर्फ आप चैप्टर्स ही कर लेंगे ना, तो उसी से 40 to 50 मार्क्स प्रॉपरली कवर हो जाते हैं। इट बेसिकली मीन्स कि अगर आपको चैप्टर्स 100% कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं ना, तो यू विल बी एबल टू क्रैक एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मैंने PYQs को एनालाइज़ करा है। अब उसमें से मैंने देखा है कि ये जो 7 चैप्टर्स हैं ना, वो हर अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं। हर अटेम्प्ट में नहीं पूछते हैं, तो एक अटेम्प्ट अभी तक है जो उन्होंने नहीं पूछा है, बाकी हर अटेम्प्ट में पूछे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर अटेम्प्ट में आए, अमालगमेशन हर अटेम्प्ट में आए, कंसोलिडेशन हर अटेम्प्ट में आए, और ब्रांच अकाउंटिंग, ये 4 चैप्टर्स जो है ना, अब तक हर एक अटेम्प्ट में पूछा गया है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो 2 चैप्टर्स हैं ना, वो एक अटेम्प्ट में नहीं आया बस। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है ना, वो May 25 में नहीं आया, तो हाईली चांसेस है कि सितंबर में आएगा ही आएगा। सितंबर 25 में आएगा, विच इज़ आपका जो अटेम्प्ट है, और सितंबर 24 में भी पूछा है, तो ज़्यादा पैटर्न दिखा रहे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इस बार पूछेगा, तो कम चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बार पूछे। ठीक है, तो मैंने ये 6 चैप्टर्स आपको बता दिए कि ये हर अटेम्प्ट में आते ही आते हैं। बायबैक भी आता है, बट बायबैक का क्या सीन अलग होता है। बायबैक का जब मन करे वो लोग MCQs में पूछ लेते हैं, या तो डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेंगे। तो बायबैक भी आया है, बट उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ईजी है, लाइक सबको आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब स्ट्रैटेजी सुनिए कि ये चैप्टर्स को करना कैसे है। एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला है मॉड्यूल नंबर 3 से शुरू करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी को कुछ इशू नहीं आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। पहली चीज़ तो ये P&L का पूरा फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, और मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। मैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बार बार पोस्टपोन करता रहता था, क्योंकि इतने सारे 4-5 पेज लग जाते इसको करने में। बट अगर आप एक बार एक दिन बैठ के कायदे से पूरा मॉड्यूल के सम्स कर लेंगे ना, तो आपको एनालाइज पूरा एकदम बोलते हैं ना, एनालिसिस मिल जाएगा कि
कुछ इतने ज़्यादा हार्ड एडजस्टमेंट्स नहीं है, कुछ डिविडेंड्स के और कुछ थोड़े स्पेसिफिक अक्रूड इंटरेस्ट एंड ऑल के पॉइंट्स को बस ध्यान में रखना है। अदरवाइज़ पूरे जो मॉडल के क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हैं, उतना ही कर लेंगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉर्मेट लर्न कर लेना और मॉडल के क्वेश्चंस कर लेना। अब आ जाते हैं क्या बोलते हैं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 मेथड है, दोनों ही ईजी है। इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ा इशू आता है, बस उसका ध्यान में रख लेना। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ईजी है, ठीक है। बायबैक ईजी है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, ईजी है, इस बार ज़्यादा चांसेस है, प्लीज़ कर लेना। अब उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अमालगमेशन एंड कंसोलिडेशन। अब मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, मैंने दोनों नहीं करा हुआ था, मैंने कंसोलिडेशन किया हुआ था क्योंकि वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू द अमालगमेशन, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी जो भी चॉइस रहेगी, मतलब अमालगमेशन और कंसोलिडेशन में से कोई एक कर लेना, क्योंकि कोई एक ऑप्शन में ही आएगा। तो दोनों मत करते रहो, 40 डेज़ ही अपने पास, कोई एक कर लोगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बचता है अपना ब्रांच अकाउंटिंग। ये ब्रांच अकाउंटिंग ने 6 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में पूछा है, अभी जैसे मैंने आपको बताया। मैंने नहीं किया था पर्सनली, क्योंकि मुझे ब्रांच अकाउंटिंग कुछ नहीं समझ में आता है। मैंने बहुत कोशिश की समझने की, बट मुझे नहीं समझा, तो मैं 6 मार्क्स का वो छोड़ दिया था। आप अगर आपको समझ में आता है, अगर आपने किया हुआ है तो प्लीज़ करके जाना, ठीक है। तो आप वो 7 चैप्टर्स हैं, मैंने 2 चैप्टर्स नहीं किए थे। आप सिर्फ अमालगमेशन कंसोलिडेशन में से अगर चाहिए तो कोई एक चैप्टर छोड़ देना, अदरवाइज सारे चैप्टर्स करके चले जाना। और मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स हर अटेम्प्ट में आते हैं। तो ये अपने चैप्टर्स की रिवीजन स्ट्रैटेजी हो गई। और आपको क्वेश्चंस कहाँ से करने, सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस करके जाइए, दैट वुड बी मोर देन इनफ। मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लीजिए। आपके आरटीपी और पीवाईक्यूज मई 24 से लेके मई 25 तक सिर्फ ऑडिट कर लोगे तो भी चल जाएगा, कि देख लो कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं ना वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस उसमें क्या करते हैं एडवांस अकाउंट्स में 1-2 न्यू एडजस्टमेंट्स दे देते हैं, जो कि मॉड्यूल में नहीं रहता, जो कि सबके लिए नया होता है। तो जो प्रॉब्लम सबके लिए है उसे प्रॉब्लम नहीं कंसिडर करने का, ठीक है। तो वो रिस्क हमेशा रहता है कि वो लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल का क्वेश्चन उठा के रख देंगे पेपर में, नंबर्स चेंज कर देंगे और 2-3 पॉइंट्स जो है ना वो न्यू ऐड कर देंगे। वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पॉइंट रहते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहेगा देन यू विल बी एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस। तो ये अपनी रही चैप्टर्स की रिवीजन स्ट्रैटेजी। और प्लीज़ मैं कह रहा हूँ कि इसी में से 40 to 50 मार्क्स आएंगे, सो मेक श्योर करिए कि आप इसको थरली कर लेना। थैंक यू सो मच। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो सिलेबस है ना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको एक लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे देता हूँ जो कि मैंने एनालाइज़ करके निकाला है अभी बैठ के, जो पास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा बार पूछे हैं या उनके ज़्यादा चांस होते हैं रिपीट होने के उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस की। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे कैटेगरीज डाल के रखे हैं कि ये इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो उनको ज़रूर कर लेना। और उसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि सिर्फ वही करके चले जाना। आपसे जितना कवर हो सके उतना कवर करने की कोशिश ज़रूर करना, बट जो मैंने लिस्ट दी ना उतना तो करना ही है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया कि अगर आप चैप्टर्स करके गए ना तो चैप्टर से 40 to 50 मार्क्स की कवरेज हो जाती है, विच इज़ मॉड्यूल 3। तो गेम चेंजर तो वही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे लोग फोकट में रोते रहते हैं, बट एक्चुअली में गेम चेंजर वही है, ठीक है। उसके बाद कुछ मैं जनरल पॉइंट्स बताने की कोशिश करता हूँ जो आप सुनिए, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि स्टिक टू द ICAI स्टडी मटेरियल, मतलब कब कहीं मत जाइए। ऑलरेडी आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। कोई ऑथर की क्वेश्चन बैंक के ऊपर रिलाई मत करिए, क्योंकि आई एम द जो मैंने किया है मैं वही बता रहा हूँ। मैंने अकाउंटिंग एडवांस अकाउंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ICAI स्टडी मटेरियल पे ही स्ट्रिक्ट किया था कि मैं सिर्फ वही करके चला गया था। और RTP किया था मैंने, और PYQs किया था मई 24 के। दैट्स इट और कुछ नहीं किया था। बट आपको क्या करना, मई 24 से लेकर मई 25 तक सारे RTPs और PYQs को कर लेना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट ये है कि जब मैं कह रहा हूँ कि आपको ICAI स्टडी मटेरियल पे रेस्ट्रिक्ट करना है, तो आप बोलेंगे कि मतलब सारे क्वेश्चंस उसी से आएंगे। नहीं नहीं नहीं, सारे क्वेश्चंस उसी से नहीं आएंगे, आपको फिर भी नए क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम में। अब ये ना जो मैं चीज़ कह रहा हूँ ना, आप उसको समझने की कोशिश करिए। आप किसी ऑथर की बुक सॉल्व करिए, कोई भी ऑथर किसी की भी उठा लीजिए मार्केट में, या सिर्फ ICAI स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।
अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, तो वो जो न्यू क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होगा आपके अटेम्प्ट में स्पेसिफिकली, आप वो सॉल्व कर जाएंगे। उसका रीज़न मैं ये देता हूँ, वो जो नया जो क्वेश्चन आईसीआई इंट्रोड्यूस करता है ना हर अटेम्प्ट में, एक दो क्वेश्चन जो होते हैं ना नए होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो कि आपको ना आईसीआई स्टडी मटेरियल में मिलेंगे, ना आपको आईसीआई की पीवाईक्यूज या आरटीपी में मिलेंगे, ना किसी ऑथर की बुक में मिलेंगे। समझ समझ गए? तो आप ये चीज़ ना आप एनालाइज करके देख लेना वीडियो एंड होने के बाद कि कोई अटेम्प्ट में नया क्वेश्चन आ रहेगा। जैसे कि सितंबर 24 में ना उन्होंने आई थिंक जो नया काउंटिंग आई थिंक एक कंसोलिडेशन, हाँ कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बेस पे एक और न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि 25 है, 25 है, उन दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया था 14 मार्क्स का। अब ये चीज़ किसी ऑथर की बुक में नहीं है, ना आईसीआई मॉड्यूल में है, ना आईसीआई की पीवाईक्यू में है। तो रिलैक्स रहिए, वो जो क्वेश्चन जो रहेगा, जो न्यू क्वेश्चन रहेगा, वो सबके लिए नया नया रहेगा। तो जो प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद ये समझिए, हर एक क्वेश्चन में जो आईसीआई पूछेगा वो क्या करेगा ना, पूरा क्वेश्चन जो रहेगा ना आईसीआई स्टडी मटेरियल से कॉपी कर देगा, मतलब क्वेश्चंस के नंबर्स को चेंज कर देगा, स्टोरी को चेंज कर देगा, बट क्या करेगा ना, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रहेगा बट 2-3 एडजस्टमेंट्स जो है ना वो नए डाल देगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका फाइनल आंसर सही ना है। ठीक है, मत सही है, अपने को क्या करना, अपने को स्टेप मार्किंग से आंसर निकालना है, सिंपल। तो जहाँ तक आपसे क्वेश्चन बनता है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि उतने वो सारे स्टेप्स को आप करेक्ट करके आ जाइए। और मैंने भी वही किया था। वो जो नया क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया ना कि कंसोलिडेशन को मिक्स करके एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 25-28 पूछ लिया था। तो मैंने क्या किया था, मेरे को जहाँ तक समझा था ना, मैंने वो सारे स्टेप मार्किंग कर दिए थे, और उसी की वजह से 14 में से आई थिंक मुझे 7 और 8 मार्क्स मिल गए थे। सो स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि पेपर जो होता है ना एडवांस अकाउंट्स का, वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी आता है हर अटेम्प्ट में। सीन होता क्या है कि अकाउंटिंग एडवांस अकाउंट्स का पेपर क्या होता है कि वो लेंदी आता है प्लस एवरेज आता है। अब लेंदी और एवरेज का कॉम्बिनेशन मिला दोगे ना, तो पेपर जो है लेंदी प्लस एवरेज इज इक्वल्स टू हार्ड, ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर दे देना, विच वुड बी मोर देन सफिशिएंट।